हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्विस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं कक्षा 10 विज्ञान का एक प्रश्न पत्र हल कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह की इम्पॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि ये हाई स्कूल परीक्षा 2013 का पेपर है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना खंड का कंप्लीट करेंगे, मतलब फिजिक्स वाला पार्ट, भौतिक विज्ञान वाला। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहला खंड जो है उसका पहला प्रश्न जो दिया है आप देख पा रहे होगे कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न है, 1 नंबर का है, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या बतानी है दर्पण की। तो बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एफ बराबर आर बाई टू, और यहाँ से हमको वक्रता त्रिज्या निकालनी है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 × एफ बच्चों। ठीक है, और फोकस दूरी कितना दिया है बच्चों, 10 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, तो यहाँ ऋणात्मक से तो मतलब नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया। बट यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है वो हमारा विकल्प सही विकल्प होगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ख वाला कह रहा है कि जब एक श्वेत प्रकाश की किरण कांच से बने किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आपने वर्ण विक्षेपण पढ़ा होगा। ठीक है, वर्ण विक्षेपण में क्या होता है बच्चों कि एक प्रिज्म रहता है, उस पर जब एक श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, मान लो ये प्रिज्म है, इस पर जब भी कोई श्वेत प्रकाश की किरण पड़ती है, एक श्वेत प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इसका माध्यम बदल रहा है, विरल से सघन हो रहा है, बाहर वायु है, प्रिज्म के अंदर कांच है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो अगर इसका अभिलंब हम बनाएंगे तो ये हमारा अभिलंब होगा, और ये इसको सीधे जाना चाहिए बट ये ऐसे झुक जाती है, और ये 7 डिफरेंट कलर्स में बच्चों स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, बाहर ये इस तरीके से निकलती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कलर नहीं बना रहा हूँ, बट यहाँ पे जो पैटर्न बनता है बच्चों वो क्या रहता है, विबग्योर का, VIBGYOR। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमसे जो प्रश्न पूछ रहा है वो कह रहा है कि किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग की किरण के लिए सबसे अधिक विचलन होता है। कह रहा है कि कौन सी किरण सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करती है बच्चों। तो सबसे अधिक विचलन जो हमारा प्रदर्शित करती है वो कौन सी है बच्चों, वायलेट है। ठीक है, बैगनी रंग जो होता है, बैगनी रंग की जो किरण होती है वो सबसे अधिक विचलन प्रदर्शित करती है। क्यों बच्चों, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि ये जो प्रकाश की किरण अंतिम वाली होगी, लास्ट बैगनी वाली, वो सबसे ज़्यादा झुक जाती है। ठीक है, और सबसे कम कौन झुकती है, जो यहाँ पे रेड रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर है बच्चों वो कौन सा है, दूसरा ऑप्शन है, बैगनी। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि 1.0 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो को ऐसे लिखेंगे, माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। बच्चों माइक्रो की अगर बात करें तो 10 के घाते -6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा विकल्प होगा बच्चों, यहाँ पे हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, घ वाला कह रहा है कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। तो एक प्रोटॉन पे जो विद्युत आवेश होता है वो कितना होता है बच्चों, वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही धनावेश उपस्थित होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है,
1.6 गुणते 10 के घाते -19 कूलाम का आवेश होता है और ये माइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रोटॉन की बात करेंगे तो एक प्रोटॉन पे यही सेम आवेश प्लस में होता है 1.6 गुणते 10 के घाते -19 कूलाम, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारा सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, चौथा विकल्प हमारा सही होगा, 1.6 गुणते 10 के घाते -19 कूलाम। अब बच्चों कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होके लगा देते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻+19 कूलाम, ठीक है, थर्ड वाला, लेकिन ये हमारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। वो वहाँ पे माइनस ही रहेगा, बट यहाँ पे -1.6 जो इलेक्ट्रॉन का होता है वहीं +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो जाएगा किसका, प्रोटॉन का, ठीक है बच्चों। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए, ठीक है बच्चों। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों हम दूसरे प्रश्न की बात कर रहे थे। दूसरा प्रश्न ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कह रहा है कि यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 है तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो द्रव के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक की गणना कीजिए, ठीक है बच्चों। तो हमको द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है और हमको क्या क्या दिया है बच्चों, द्रव का अपवर्तनांक दिया है वायु के सापेक्ष और कांच का अपवर्तनांक भी दिया है वायु के सापेक्ष। मतलब कि यहाँ पे ये जो लिखा है ANW का मतलब ये होता है बच्चों कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक हम लिखते हैं उसको बाद में लिखते हैं और जिसके सापेक्ष लिखना होता है उसको हम पहले लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे ANW का मतलब ये है कि द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, द्रव बाद में आ रहा है ना, ये W मतलब वाटर, ठीक है। द्रव का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 1.25 दिया है और कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष, देखिए कांच यहाँ पे बाद में लिखा है 1.5 दिया है, ठीक है बच्चों। हमको द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, WNG निकालना है और हमको एक सूत्र पता है बच्चों, WNG बराबर ANG/ANW, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, ये सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, इसमें ANG और ANW दोनों का मान हम रख देंगे तो हमारा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब WNG का मान निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये सॉल्यूशन है आपके पास, यहाँ पे देखिए आप कि ये जो फॉर्मूला है WNG बराबर ANG/ANW, हमने इसको यूज़ किया और इसका मान रख दिया। तो इसको हल करने पे हमारा जो अपवर्तनांक आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 1.2 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 1.2 आ रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ठीक है। तो द्रव के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा, 1.2 होगा, ठीक है बच्चों। मैं आप सभी को यहाँ पे एक प्रश्न दे रहा हूँ जो कि आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि उसका आंसर क्या होगा कि अपवर्तनांक की यूनिट क्या होगी, ठीक है बच्चों। मतलब अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है और यदि इसका मात्रक नहीं होता तो क्यों नहीं होता, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ें हमको आप बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना। ये भी बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये है कि बच्चों यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली और दूसरी उंगली को फैलाएं, ठीक है, और इस तरीके से फैलाएं कि दोनों किस तरीके रहें बच्चों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें। मतलब कि अंगूठा पहली उंगली के या अंगूठा तीसरी उंगली के, पहली उंगली दूसरी उंगली या तीसरी उंगली के क्या रहे, लंबवत रहे, ठीक है बच्चों। तो उस जगह पे क्या होगा कि जो पहली उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करेगी, बताएगी, और जो मध्य वाली उंगली रहेगी वो हमारी विद्युत धारा की दिशा को बताए। तो अंगूठा
किसको बताएगा? चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है बच्चों, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। ये बच्चों आपका क्या कहते हैं, यहाँ नीचे आपको इसका फिगर मिल जाएगा। ठीक है, आप जैसा कि देख पा रहे होगे। तो इसमें क्या है बच्चों की, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, पहली उंगली और दूसरी उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि जो पहली उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए और मध्य वाली उंगली धारा की दिशा को बताए, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि दिए गए चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रश्न है ना बच्चों, ये भी हमारा 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे ये वाला जो फिगर बना हुआ है, पहला वाला, ये प्रश्न पत्र में बना हुआ था और इसके बाद मैंने ये बनाया है इसका फिगर, इसको थोड़ा हल करके। ठीक है, वायु से एक प्रकाश की किरण द्रव में जा रही है और ये जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये वाला कोण हमारा 135 अंश का दिया है और ये वाला कोण हमारा 120 अंश का दिया है। तो हमको क्या बताना है? द्रव के अपवर्तनांक की गणना करनी है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक ही तरीका है द्रव के अपवर्तनांक की गणना करना, मतलब n का मान निकालना है। तो n का मान हम कैसे निकालेंगे? स्नेल का नियम के प्रयोग करके। ठीक है, स्नेल के नियम से हम यहाँ पे अपवर्तनांक का मान निकालेंगे और स्नेल का नियम क्या होता है बच्चों? साइन आई बटे साइन आर होता है। अब इसका मतलब ये है बच्चों कि हमको 2 चीज़ें यहाँ पे मिलनी चाहिए, एक तो आर मिल जाए और दूसरा आई मिल जाए, मतलब कि आपतन कोण मिल जाए। कौन सा कोण मिल जाए? आपतन कोण मिल जाए और अपवर्तन कोण मिल जाए। अगर ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही कोण हमको मिल जाए तो हम अपवर्तनांक का मान निकाल लेंगे बच्चों। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसको। अब बच्चों यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि वायु से जब वो प्रकाश की किरण द्रव में जा रही है तो वो क्या होती है? अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमको सिंपली क्या पता है कि मान लो ये हमारा इधर हमारा एयर हो गया और इधर हमारा पानी हो गया और एक ये प्रकाश की किरण जाती है। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं बच्चों? अभिलंब बनाते हैं। अभिलंब बनाने के बाद ये प्रकाश की किरण विरल से सघन में जा रही है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। और बच्चों इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आपतन कोण और इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण, आर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 135 अंश दिया है। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि इस वाले फिगर में आपको दिख रहा है कि जो हमारा 135 अंश है उसमें अभिलंब और ये जो हमारा तल है ये वाला जो कि अलग कर रहा है दोनों तलों को, द्रव और वायु को, उसके बीच का जो कोण होता है, अभिलंब के बीच का कोण और उसके बीच का कोण का मतलब क्या है? पृष्ठ के बीच का कोण मतलब 90 अंश होता है। अभिलंब सीधे ही पता चल रहा है। तो 90 अंश अगर ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण अगर हमारा 90 अंश हो गया तो ये वाला जो कोण है इस पूरे कोण में से इसको अगर हम घटा देंगे बच्चों तो हमारा मान आ जाएगा आपतन कोण का, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ठीक है, आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा? 45 अंश। 45 अंश कैसे आएगा ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से देख लीजिए कि पूरा हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो कोण है वो कितना है? 135 अंश है। ठीक है, और हमको क्या पता है कि इतना जो कोण है वो 90 अंश है। तो इसमें से अगर इतने कोण को माइनस कर देंगे तो हमारा यही वाला तो बचेगा, ये वाला, और ये क्या रहेगा? यही तो हमारा आपतन कोण है। तो 135 में से अगर 90 अंश हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 45 अंश आ जाएगा और वही क्या होगा? हमारा एंगल आई होगा, मतलब आपतन कोण होगा। तो आपतन कोण यहाँ पे आ गया है। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम अपवर्तन कोण की कि अपवर्तन कोण कैसे निकालेंगे बच्चों।
तो अपवर्तन कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि आप देखिए इस वाले फिगर में कि ये पूरा जो कोण है हमारा वो कितना है, 120 अंश का है। और इस पृष्ठ से अभिलंब के बीच का कोण कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। इस वाले फिगर में आपको सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे में से ये अभिलंब तक का कोण माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला आ जाएगा। और यही क्या है बच्चों, यही तो हमारा अपवर्तन कोण है, आर है। तो 120 में से अगर हम अभिलंब और पृष्ठ के बीच का कोण मतलब 90 अंश घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 30 अंश आ जाएगा। और यही क्या होगा, हमारा अपवर्तन कोण होगा। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ में आ गया कि अपवर्तन कोण और आपतन कोण कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। दोनों का मान ये स्क्रीन पे दिया हुआ है बच्चों, आप देख पा रहे होगे ये, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद हमको अपवर्तनांक निकालना है, ठीक है। अपवर्तनांक हम कैसे निकालेंगे, स्नेल का नियम का प्रयोग करके, जैसा कि मैं पहले ही बता दिया। तो n बराबर साइन आई अपन साइन आर होता है। और हमारा आपतन कोण क्या है, 45 डिग्री है। और अपवर्तन कोण कितना है, 30 डिग्री है। दोनों का मान रख देंगे। साइन 45 का मान जो होता है बच्चों वो 1/√2 होता है। और साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो यहाँ पे मान रखने के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√2 इंटू 2 हो जाएगा। और 2 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, √2 इंटू √2। एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। या इसी को 1.414 लिख सकते हो आप, ठीक है। तो जो अपवर्तनांक का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.414 आ रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बच्चों। यहाँ पे दिया है एक विद्युत परिपथ चित्र में दर्शाया गया है, इसके 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 मार्क्स का आपको विद्युत धारा निकालनी है 1 ओम के प्रतिरोध में, और 2 मार्क्स का विभवांतर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इस चित्र में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या श्रेणी क्रम, समांतर क्रम कैसे है, सब कुछ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो आप यहाँ पे देखिए कि 9 वोल्ट की बैटरी लगाया है, मतलब 9 वोल्ट विभवांतर है पूरे हमारे परिपथ का। और ये जो 3 ओम और 6 ओम का प्रतिरोध लगा है बच्चों, ये दोनों आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। क्यों समांतर क्रम में है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे धारा की 2 दिशाएं हो जा रही हैं, ठीक है। और वो बिंदु जहाँ पे धारा के 2 रास्ते हो जाते हैं वहाँ पे समांतर क्रम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों ही किस तरीके से हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध। और इन दोनों का जो परिणामी होगा बच्चों, वो यहाँ पे आप देखिए कि इसके साथ 1 ओम का जो लगा रहेगा वो कैसे लगा रहेगा, श्रेणी क्रम में लगा रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इस पूरे परिपथ में जो धारा प्रवाहित होगी, आप एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि अगर इसको, इन दोनों को हम जोड़ के, जिस तरीके से भी जोड़ा जाता है, इसका हम परिणामी प्रतिरोध निकाल लें, ठीक है। तो इसका जो परिणामी होगा वो इस 1 ओम के साथ किस तरीके से जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में, अभी हमने बताया। तो पूरा जो हमारा परिपथ होगा वो श्रेणी क्रम में बन जाएगा। और श्रेणी क्रम में धारा का मान नियत होता है, विभवांतर का मान परिवर्तित होता है। ये धारा जाएगी, तो अगर हम पूरे परिपथ की धारा निकाल लें तो हमको इसकी धारा पता चल जाएगी कि 1 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा जाएगी। और उसके बाद फिर हम विभवांतर की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पे देखिए कि इन दोनों के परिणामी की बात हम कर रहे हैं, इन दोनों के परिणामी को हम इसके साथ श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो इन दोनों का परिणामी हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है बच्चों, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो r1 का मान 3 है और r2 का मान 6 है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे सॉल्यूशन देख पा रहे होगे, यहाँ पे लिखा भी हुआ है वहाँ बच्चों कि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो 1/r1 प्लस 1/r2 वाला हम सूत्र लगा देंगे, ठीक है। और 1/3 प्लस 1/6 इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, RE का मतलब क्या है, रिजल्टेंट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है। हमारा कितना आ गया, 1/2 आ गया। लेकिन हमको RE चाहिए, तो RE कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये जो 2 ओम है और
ये जो 1 ओम था उसके साथ ये किस तरीके से जुड़ेगा, श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आर बराबर होता है हमारा R1 प्लस R2 होता है। तो R1 ये जो हमारा रिजल्टेंट है RE, इसको रख देंगे 2 ओम, और जो 1 ओम है उसको रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो मतलब कि जो पूरे परिपथ का जो हमारा प्रतिरोध आएगा वो कितना आ जाएगा, RE डैश हम बोल रहे हैं उसको, तो वो कितना आ जाएगा, 3 ओम का आ जाएगा। अब पूरे परिपथ का प्रतिरोध तो हमको पता चल गया, ठीक है, परिणामी प्रतिरोध। और पूरे परिपथ में जो बैटरी लगी हुई है वो कितनी वोल्ट की लगी हुई है बच्चों, 9 वोल्ट की लगी हुई है। तो अब बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको विद्युत धारा का मान निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे हम कौन सा नियम लगाएंगे बच्चों, ओम का नियम लगाते हैं, ओम का नियम। और ओम का नियम लगा के हम विद्युत धारा का मान निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो विद्युत धारा कैसे निकालेंगे, V बराबर आई आर होता है हमारा ओम का नियम, और I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R हो जाएगा। और बैटरी कितने वोल्ट की लगी है, 9 वोल्ट की, और परिणामी प्रतिरोध कितना आया है, पूरे परिपथ का 3 आया है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर आ जाएगा। मतलब जो विद्युत धारा आएगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 3 एम्पियर आ जाएगी। और यही विद्युत धारा बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 3 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा भी हूँ मैं कि 3 एम्पियर की धारा ही 1 ओम के प्रतिरोध में भी प्रवाहित होगी, क्योंकि धारा का जो मान होता है श्रेणी क्रम में वो अपरिवर्तित रहता है, नियत रहता है, ठीक है बच्चों। तो अब हम 1 ओम के प्रतिरोध में कितना विभवांतर होगा उसको निकाल लेते हैं। तो विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, जो 1 ओम का प्रतिरोध है V बराबर फिर से हम आई आर रखेंगे, मतलब ओम का नियम लगाएंगे। तो प्रतिरोध का मान कितना है बच्चों, 1 ओम के प्रतिरोध में हमको विभवांतर निकालना है, और धारा वही होगी जो पूरे परिपथ की है। तो धारा का मान कितना है, 3 आया है, तो 3 1 कम 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा। तो जो 1 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर होगा वो 3 वोल्ट का होगा, और जो धारा होगी वो कितना हो जाएगी, 3 एम्पियर की हो जाएगी, ठीक है बच्चों। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी बच्चों, ये खंड ख हमारा स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है क वाला, 4th का क है, ये सब बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों। पहला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों CaSO4, जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कितना होता है, CaSO4.2H2O होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है ख वाला कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। अम्लीय लवण कौन सा है ये बताना है बच्चों। तो अम्लीय लवण क्या होता है, जिसमें कम से कम एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन हो, मतलब कि एक ऐसा हाइड्रोजन आयन है जो कि वो उसको क्या कर सके, स्थानांतरित कर सके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अम्लीय लवण बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा, NaClO4, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट एक अम्लीय लवण है। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित यौगिकों का आयुपीएसी नाम बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे आयुपीएसी नाम बताना है। आप देखिए कि काउंटिंग आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कार्बन परमाणुओं की संख्या किस तरीके से गिनेंगे, जहाँ से हमारा श्रृंखला पास में पड़े, तो श्रृंखला ये मतलब क्रियात्मक समूह या श्रृंखला या द्विबंध त्रिबंध ये पास में पड़े, तो इधर से अगर गिनेंगे हम 1 2 3 1 2 3 तो 2 पे आएगा। अगर इधर से गिनेंगे 1 2 3 तो भी 2 पे आएगा। तो चाहे जिधर से गिनेंगे 2 पर ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो हम इसकी काउंटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 3 कार्बन परमाणु हैं, तो 3 कार्बन परमाणुओं के लिए क्या आता है, प्रोप आता है। और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा सबसे पहले हमारा, ठीक है। अब क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, 2 नंबर के कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, दोनों ही कैसे हैं,
मेथिल ग्रुप हैं। ठीक है बच्चों, कौन से ग्रुप हैं हमारे? मेथिल ग्रुप हैं। तो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इनका भी हम यहाँ पे इंक्लूजन करेंगे, इनको भी लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर भी मेथिल है ये हमारा और इधर भी मेथिल है हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। ठीक है, एक बार फिर से हम अच्छे से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा 2,2 डाई मेथिल, और कितने कार्बन है? 3 है, सिंगल बॉन्ड वाले, तो प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, अगला आयुपेशी नाम है इसी में बच्चों, ये वाला दूसरा वाला जो है, इसको भी कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे ये कैसे होगा बच्चों, अगर इसको थोड़ा सा हम और व्यवस्थित रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? CH3, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं CH3, उसके बाद क्या है O, फिर CH2, यहाँ पे बॉन्ड कर लीजिए, और CH3। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो OR होता है, ये एक ग्रुप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी, सॉरी क्या बोलते हैं? एल्कॉक्सी ग्रुप। ठीक है बच्चों, एल्कॉक्सी क्रियात्मक समूह बोलते हैं इसको। हमने कैसे लिखा था? CH3O CH2 CH3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कि हम इसको कैसे लिखेंगे? ये हमारा एल्कॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, तो ये जो हमारा है OR वाला, तो R के जगह क्या आ रहा है? मेथिल आ रहा है, एक कार्बन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? मेथॉक्सी। इस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। और ये कितना बच रहा है? 2 कार्बन बच रहा है, तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है? एथ होता है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। तो इसका जो कंप्लीट नाम आएगा वो क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देख लेते हैं। इतना जो रहेगा वो क्या है? CH3O है या OCH3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी। ठीक है, एल्कॉक्सी ग्रुप है तो, और एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन होता तो एथॉक्सी लिखते। और इसके अलावा ये कितना बच रहा है? ये हमारा CH2 बच रहा है और ये CH3 बच रहा है, मतलब 2 कार्बन है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एकल बंध है, तो मेथॉक्सी क्या हो जाएगा इसके लिए? एथेन। ठीक है बच्चों, तो ये मेथॉक्सी एथेन इसका आयुपेशी नाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए तथा अभिक्रिया का नाम बताइए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे दिया है पहला जो समीकरण दिया है, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है और बेरियम ब्रोमाइड बन रहा है बच्चों। यहाँ पे मैंने समीकरण लिख दिया है। ठीक है, KBr प्लस BaI2 किसका रासायनिक सूत्र है? बेरियम आयोडाइड का, और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड का। ये दोनों आपस में जब आप क्रिया कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki बना रहे हैं, और बेरियम ब्रोमाइड बना रहे हैं मतलब BaBr2 बना रहे हैं। तो इसको संतुलित करना है, और इसको क्या कहते हैं, ये भी बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है बच्चों। तो सबसे पहले संतुलित कर लेते हैं। तो अभिकारक की तरफ जो हमारा पोटेशियम है वो 1 है, और उत्पाद की तरफ भी हमारा 1 ही पोटेशियम है, तो इसको संतुलित नहीं करना है, ये संतुलित है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन दूसरे तरफ कितना है? 2 है, और अभिकारक की तरफ 1 ही है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? 2 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा पोटेशियम जो है वो अनबैलेंस हो गया, असंतुलित हो गया, तो फिर से हम यहाँ पे भी क्या कर लेंगे? 2 कर लेते हैं। तो 2 इधर पोटेशियम, 2 इधर पोटेशियम, 2 ब्रोमीन इधर, 2 ब्रोमीन इधर, तो ब्रोमीन पोटेशियम तो हमारा संतुलित हो गया। इसके बाद हम आयोडीन की बात कर लेते हैं, सॉरी इसके बाद हम बेरियम की बात कर लेते हैं। तो
बेरियम कितना है बच्चों, अभिकारक की तरफ भी एक है और उत्पाद की तरफ भी एक है, तो बेरियम हमारा संतुलित है पहले से ही। आयोडीन की बात करेंगे तो इधर आयोडीन कितना है, 2 है, और इधर भी ये 2 आ गया, तो 2 दोनों के लिए काउंट होगा, तो 2 आयोडीन इधर भी हो गया, तो ये बैलेंस भी हो गया हमारा, संतुलित भी हो गया। अब इसके बाद बच्चों हमको ये भी बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे यहाँ क्या क्या आया था, लिख लेते हैं 2, और यहाँ भी 2 आया था। ठीक है, तो बच्चों ये कौन सी अभिक्रिया है, ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है कि वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक सबसे पहले अपने आयनों में टूटते हैं, अपघटित होते हैं, और उसके बाद आयनों का आदान प्रदान करके उत्पाद बनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो KBr है ये किस तरीके से टूटेगा बच्चों, किस तरीके से टूटता है, K+ और Br- में टूट जाएगा आयंस में, और ये जो BaI2 है ये कैसे टूटेगा, Ba2+ और आयोडीन माइनस में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो हमारा प्लस वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो Ba2+ है वो किसके साथ चला जाएगा, वो चला जाएगा Br- के साथ, तो क्या बनाएगा, BaBr2 बनाएगा, और ये जो I- वाला पार्ट है ये किसके साथ चला आएगा, पोटेशियम के साथ, तो क्या बनाएगा, Ki बना लेगा, जैसा कि यहाँ पे बन भी रहा है। और यहाँ पे बच्चों एक अवक्षेप बनता है, BaBr2 जो है ये हमारा अवक्षेप है जो कि जल में अघुलनशील होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी का। अगला प्रश्न है, जिंक कार्बोनेट को जब हम जिंक कार्बोनेट, यहाँ पे और कुछ दिया नहीं है, लेकिन हम वैसे जानते हैं कि जब हम गर्म करेंगे तो ये किसमें परिवर्तित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों एक बात आपको पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं बता दे रहा हूँ, मैंने इसको डिटेल्ड में पढ़ाया अभिक्रियाओं के प्रकार, उस वीडियो का लिंक भी मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, कि जब भी कोई एक अभिकारक एक से ज़्यादा उत्पाद बनाता है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि जब भी कोई एक अभिकारक एक से ज़्यादा उत्पाद का निर्माण करता है तो वो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया बच्चों, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कि जिंक कार्बोनेट जो है वो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जा रहा है, तो यहाँ पे अभिकारक एक है और हमारा उत्पाद कितना है बच्चों, 2 है। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिंक 1 है और इधर भी जिंक 1 है, तो जिंक हमारा पहले से ही संतुलित है। कार्बन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, और इधर भी 1 ये और 2 ये ऑक्सीजन। तो ये हमारा समीकरण पहले से संतुलित है। अब इसमें अभिक्रिया का नाम बताना है, तो अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी होगी, वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि एक ही हमारा अभिकारक एक से ज़्यादा उत्पाद बना रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया है, या अपघटन अभिक्रिया भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों 7वां नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं, कारण समझाइए। ये जो अभिक्रिया लिखी हुई है ये पॉसिबल है, मतलब कि अगर हम कॉपर को इसके आयरन सल्फेट में डालेंगे, विलयन में डालेंगे, तो कॉपर सल्फेट बनेगा और आयरन अलग हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, देख लेते हैं बच्चों। बच्चों मैंने सक्रियता की श्रेणी पढ़ाई थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि कौन सी धातुएं ज़्यादा क्रियाशील हैं, कौन सी कम क्रियाशील हैं। तो थोड़ा सा हम सक्रियता की श्रेणी अगर लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम, सोडियम, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये इस तरीके से क्या है, ये सक्रियता की श्रेणी क्या हो रही है बच्चों, घट रही है नीचे जाने पे, और यहाँ भी क्या हो रही है,
घट रही है। ठीक है, तो इसके बाद ये आता है। तो बच्चों आप देखिए कि आयरन और कॉपर की बात करना है तो आयरन क्या है, सक्रियता की श्रेणी में ऊपर है, मतलब कि आयरन ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा सक्रिय है कॉपर की तुलना में। ठीक है, तो आयरन कॉपर को तो प्रतिस्थापित कर पाएगा, विस्थापित कर पाएगा, लेकिन कॉपर कभी आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये कम सक्रिय है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ये कॉपर आयरन को यहाँ पे विस्थापित कर दिया है, और ऐसा कतई पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉपर क्या है, कम सक्रिय है आयरन से। तो ये जो अभिक्रिया है ये हमारा क्या है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तो आपको यहाँ पे कारण ये लिखना है क्योंकि जो कॉपर है वो आयरन से कम क्रियाशील है, इस वजह से कॉपर आयरन को यहाँ से विस्थापित नहीं कर पाएगी। अगला प्रश्न है बच्चों, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, यह भी बताइए कि यह किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है बच्चों, तो हम मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना लेते हैं। कैसे बनेगा? ये हो गया हमारा कार्बन, और चारों तरफ इसके कौन रहेगा, कौन पछियाएगा बच्चों, हाइड्रोजन पछिया रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसका परेशान कर दिया है कार्बन को। ठीक है, तो कार्बन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कितना आएगा, 2 4 है। इसका परमाणु संख्या कितना है, 6 है। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 हैं। तो 4 हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ठीक है बच्चों, और हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन के पास बेचारा गरीब है, इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है ही है बच्चों। ठीक है, चाहे बाह्यतम कक्षा में बोल दो चाहे जिस कक्षा में। तो अब हाइड्रोजन को अपना द्वैक पूरा करने के लिए कितना चाहिए, मतलब डुएट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा इस तरीके से, और ये भी वे एक हाइड्रोजन कहेगा कि भाई उसको दिए हो कार्बन तो मुझे भी दे दो, और क्या करेगा, ये देना भी पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे ये सब, बहुत वैसे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हाइड्रोजन का तो पूरा हो गया, लेकिन कार्बन का जो ऑक्टेट है, अष्टक है, वो भी पूरा नहीं हुआ। ये भी नोबल गैस का कन्फिग्रेशन गेन करना चाहेगा, तो ये भी बोलेगा कि भाई अब मैं सभी हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता हूँ, शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये सबसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरीके से। तो इसका कितना हो जाएगा, 2 4 6 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है बच्चों। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना बंध रहेगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड रहेगा, एकल बंध रहेगा। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डाट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है किसकी, मीथेन की बच्चों। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बनाया है, ये आप सभी को दिख रहा होगा ये वाला। ठीक है बच्चों, और ये किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बच्चों। ठीक है बच्चों।